नमस्कार दोस्तों, सुपर करेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अभी कल जो अगले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पे जंतुओं का वर्गीकरण। हम लोग ये देखे थे मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पे जंतुओं का वर्गीकरण यानी दो भागों में किया गया था। एक था आपका कशेरुकीय और एक क्या था, अकशेरुकीय, है ना। कशेरुकीय और अकशेरुकीय। कशेरुकी यानी जिनमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती है वो कशेरुकी होते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती हैं अकशेरुकी होते हैं। इसके हम लोग एग्जाम्पल देखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रजनन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। किसके आधार पर? प्रजनन के आधार पर, है ना। प्रजनन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। प्रजनन के आधार पर, ठीक है। प्रजनन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। अब देखिए, प्रजनन के आधार पर जंतुओं को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया। तो प्रजनन के आधार पर भी जंतुओं को दो भागों में बांटा गया। एक होता है आपका अंडयुज और एक होता है आपका जरायुज, ठीक है। अंडयुज और क्या होता है आपका जरायुज। तो अंडयुज क्या होता है और जरायुज क्या होता है, ठीक है ना। कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं जो अंडे देते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं जो अंडे देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अंडयुज कहते हैं। और कुछ ऐसे जीवधारी जो है ना शिशु उत्पन्न करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जरायुज। अब देखते हैं अंडयुज में क्या क्या आ सकता है। अंडयुज के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। तो अंडयुज में आप क्या आएंगे, मछली, क्या होगा, मछली, मेढक, छिपकली, सर्प, जितने भी आपकी पक्षी होती हैं, और कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े, है ना। अभी कल आप लोगों को बताए थे मच्छर भी क्या आपका अंडयुज ही है ना। मच्छर क्या है आपका अंडयुज है। तो अंडयुज, ठीक है, जो अंडे देते हैं उससे अंडयुज कहा जाता है। अब देखिए आगे हम लोग समझते हैं जरायुज क्या होता है। शिशु शिशु उत्पन्न करने वाले जीवधारी को हम लोग क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा, बहुत सारे होंगे, है ना। जैसे मनुष्य, मनुष्य, खरगोश, खरगोश, चूहा, बकरी, ये सभी आपके किस में आ जाएंगे, जरायुज में आएंगे, ठीक है ना। अंडयुज और जरायुज में आप लोग को अंतर समझ में होगा। तो प्रजनन के आधार पर जंतु को दो भागों में बांटा गया, अंडयुज और जरायुज। तो अंडे जो अंडे देते हैं उसे अंडयुज कहते हैं, और जो शिशु उत्पन्न कहते हैं उसे क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। अब अगला है हम लोग पढ़ेंगे वास स्थान के आधार पर। किसके, वास स्थान के आधार पर। वास स्थान के आधार पे हम लोग इनको कितने भागों में बांटे हैं, ठीक है ना। जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया। तो वास स्थान के आधार पर जंतुओं को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में, तीन भागों में। तीनों को देखते हैं हम लोग। जैसे पहला होता है आपका जलीय जंतु, क्या होता है, जलीय जंतु। दूसरा वायवीय जंतु, वायवीय जंतु। स्थलीय जंतु, स्थलीय जंतु। और एक आता है इसमें, है ना, उभयचर। क्या होता है आपका, उभयचर, ठीक है। उभयचर जो होता है इसमें जल और स्थल, जो उभयचर प्राणी होता है वो जल और स्थल, है ना, दोनों पे रहता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। तो वासस्थान के आधार पे जंतुओं को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया, जलीय जंतु, वायवीय जंतु और स्थलीय जंतु। जलीय जंतु वे जंतु जो जल में वास करते हो, वे जंतु जो जल में रहते हो उन्हें क्या कहते हैं, जलीय जंतु कहते हैं। और वायु, हवा में, है ना, जो वायु में रहते हैं उसे वायवीय जंतु कहते हैं। और स्थलीय जो स्थल पे रहते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, स्थलीय कहते हैं। तो जलीय में कौन कौन से आ सकते हैं, आपके मछली, है ना, मछली आपका जलीय है, ठीक है ना। अब जैसे हम कहें एक जैसे मछली आपका क्या है, जलीय है। और पक्षी क्या है, वायुवीय है, ठीक है। आपका कुत्ता हुआ, बिल्ली, मनुष्य, ठीक है, मनुष्य,
ये सब किस में आते हैं, आपके स्थली में आते हैं, ठीक है। और उभयचर जो जल और थल दोनों पर रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। तो जैसे हुआ आपका मेढक, मेढक, कछुआ, ये सभी आपके किस में आते हैं, उभयचर में आते हैं, ठीक है। अब अभी तो हम लोग जंतुओं का वर्गीकरण पढ़े थे, अब हम लोग पढ़ेंगे पौधों का वर्गीकरण। किसका, पौधों का वर्गीकरण, ठीक है। किसका, पौधों का वर्गीकरण। अब देखिए पौधों को भी हम लोग कई भागों में विभाजित किए, ठीक है ना। पौधों को भी हम लोग कई भागों में विभाजित किए। जैसे अब इसमें हम लोग देखेंगे पुष्प के आधार पे, किसके आधार पे, पुष्प के आधार पे पौधों का वर्गीकरण, ठीक है ना। पुष्प के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया था। क्या, पुष्पीय, पुष्पीय पौधा और अपुष्पीय, पुष्पीय पौधा और अपुष्पीय पौधा। तो देखिए पुष्पीय पौधा और अपुष्पीय पौधा, ठीक है। पुष्पीय पौधा का क्या होता है, ऐसे पौधे जिसमें क्या होते हैं, पुष्प होते हैं ना। ऐसे पौधे जिसमें पुष्प होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पुष्पीय पौधा कहा जाता है ना। जिसका प्रजनन किसके द्वारा होता है, पुष्प के द्वारा होता है, उसे क्या कहते हैं, पुष्पीय पौधा कहते हैं। अब जैसे हम कह सकते हैं पुष्पीय पौधे की एग्जाम्पल, है ना। तो जैसे आपका गुलाब, क्या होगा, गुलाब, सरसों, मांस, फर्न, ये सभी आपके क्या होते हैं, पुष्पीय पौधे होते हैं ना। कैसे होते हैं, आदि कह सकते हैं, बहुत तमाम प्रकार के होते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे, अ, देखिए सॉरी, ये जो आपका मांस और फर्न होता है ये क्या होता है, अपुष्पीय में आता है ना। एक इसमें आता है आपका अपुष्पीय में आता है। तो जैसे आप देखेंगे गुलाब, है ना, सरसों हुआ, सूरजमुखी हुआ, आम, कुमुदनी, नीम, ये सभी आपके क्या होते हैं, पुष्पीय पौधा होते हैं। इनका प्रजनन पुष्प के द्वारा होता है। और बिना पुष्प का जैसे आपका मांस हुआ, ये किस में आ जाएगा, अपुष्पीय में। फर्न हुआ आपका किस में आ जाएगा, अपुष्पीय में, है ना। आपके कवक हो जाएंगे, क्या, कवक, आपके हो जाएंगे शैवाल, ये सभी कैसे पौधे होते हैं, अपुष्पीय पौधे होते हैं। कैसे होते हैं, अपुष्पीय पौधे होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब आकार के अनुसार पौधों को कितने भागों में बांटा गया। दूसरा देखेंगे पौधों का वर्गीकरण किसके अनुसार, आकार के आधार पर, आकार के आधार पर, ठीक है। आकार के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। तो आकार के आधार पर पौधों को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया गया, ठीक है। आकार के आधार पर पौधों को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया गया। और हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों भागों को देखते हैं, ठीक है ना। जैसे पहला आपका हुआ शाक, पहला क्या है, शाक। दूसरा क्या आपका, झाड़ी। और तीसरा क्या आपका, वृक्ष। शाक, झाड़ी और वृक्ष। पौधों के आधार पे, सॉरी, आकार के आधार पे पौधों को हम लोग तीन भागों में बांटे, शाक, झाड़ी और वृक्ष। तो देखिए शाक क्या होते हैं, है ना, ऐसे पौधे जिनकी ऊंचाई 1 मीटर से कम, 1 मीटर से कम, 1 मीटर से कम होती है ना। ऐसे पौधे जिसकी ऊंचाई 1 मीटर से क्या होती है, कम होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, शाक कहते हैं, है ना, शाक। अब देखिए इनके जो तना होते हैं, ये तना कैसे होते हैं, कोमल, है ना, कोमल होते हैं। क्या होते हैं, कोमल होते हैं, मुलायम होते हैं, पतला होते हैं, है ना, पतला। ये बहुत कमजोर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, कोमल, मुलायम और पतला, और क्या होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। जैसे इसमें हम लोग कह सकते हैं, जैसे मक्का आ जाएगा, मक्का, ठीक है। जैसे आपके पलक आ जाएंगे, पालक, है ना। जैसे इसमें आपका मटर आ जाएगा, है ना। तो ये सभी आपके क्या होते हैं, शाकीय पौधे होते हैं ना, शाक वाले पौधे होते हैं, ठीक है। क्या होता है, शाक। अब जैसे कह सकते हैं कि जो झाड़ी वाले पौधे क्या होते हैं, झाड़ी। तो जो झाड़ी वाले पौधे होते हैं इनकी जो ऊंचाई होती है 1 मीटर से ऊपर और 3 मीटर से कम होती है ना। इनकी ऊंचाई जो होती है 1 मीटर से अधिक और 3 मीटर से कम, ये लगभग औसत ऊंचाई माना गया है। क्या माना गया है, लगभग औसत ऊंचाई माना गया है, ठीक है ना। तो जो इसका तना होता है
ये मुख्य रूप से स्पष्ट नहीं हो पाता है। जो झाड़ी पौधे होते हैं उसके तने को मुख्य रूप से स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। ये जैसे हम समझ में आता है कि ये क्या होती हैं, ये शाखाएं ही हैं। ये बहुत ज़्यादा भागों में शाखित होते हैं, यानी इनकी बहुत अधिक शाखाएं होती हैं। और जो शाखाएं होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, उलझी हुई होती है ना। इनकी सफाएं शाखाएं जो होती हैं आपस में उलझी हुई होती हैं। जैसे हम कह सकते हैं इसमें क्या क्या आ सकता है, तो इसमें आपका आएगा बेर, आएगा आपका गुलाब, आपका आएगा करौंदा, करौंदा है ना, आपका आएगा गुड़हल, ठीक है। तो ये सभी आपके आ जाएंगे किसमें, झाड़ी युक्त वनस्पति, झाड़ी युक्त पौधों में, ठीक है। अब देखिए वृक्ष क्या होता है, वृक्ष जो इनकी ऊंचाई होती है 3 मीटर से अधिक होती होगी, 3 मीटर से अधिक, इसकी औसतन जो ऊंचाई होती है 3 मीटर से अधिक होती है। ये क्या कहा जाते हैं, वृक्ष, है ना, वृक्ष। और वृक्ष को इंग्लिश में कहा जाता है ट्री, क्या कहा जाता है, ट्री कहा जाता है ना। और झाड़ी को क्या कहा जाता है, बस BUSH, है ना। और जो आपके शाख होते हैं उसे कहते हैं हर्ब, क्या कहते हैं, हर्ब, HERB, ठीक है ना। अब देखिए जो वृक्ष होता है, तो वृक्ष की औसत जो ऊंचाई होती है लगभग 3 मीटर से अधिक होती है। और वृक्ष में, है ना, जो आपके तने होते हैं वो मजबूत होते हैं, वृक्ष के जो तना होते हैं वो मजबूत होते हैं। और इसका जो मुख्य भाग होता है वो तना ही होता है। वृक्ष का मुख्य भाग क्या होता है, तना होता है। अब इसमें जैसे हम लोग कह सकते हैं क्या आ सकता है, नीम, आम, चीड़, नारियल, ठीक है। ये सभी किस में आएंगे, आपके वृक्ष में आएंगे, ठीक है ना। ये सभी आपके किस में आएंगे, वृक्ष में आएंगे, ठीक है। और फिर देखिए पौधों का वर्गीकरण हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे पौधों का वर्गीकरण। अब पौधों का अभी पहले हम लोग पढ़े हैं पुष्प के आधार पे, दूसरा पढ़े आकार के आधार पर, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे आयु के आधार पर, आयु के आधार पर। अब देखिए आयु के आधार पर हम क्या कह सकते हैं, आयु के आधार पर भी इनको हम कितने भागों में बांट दें, 3 भागों में बांटें, ठीक है ना। जैसे हम कह सकते हैं 1 वर्षीय, 1 वर्षीय, ठीक है, द्विवर्षीय, द्विवर्षीय, और तीसरा होगा आपका बहुवर्षीय, ठीक है। 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। 1 वर्षीय पौधा क्या होता है ना, 1 वर्षीय यानी ऐसे पौधे जिनकी आयु कितने वर्ष होती है, लगभग 1 वर्ष होती है, उसे 1 वर्षीय पौधा कहा जाता है, ठीक है। और द्विवर्षीय वही, यानी ऐसे पौधे जिसकी आयु लगभग 2 वर्ष होती है उसे क्या कहा जाता है, द्विवर्षीय पौधा कहा जाता है, ठीक है। बहुवर्षीय ऐसे पौधे जिसकी आयु 2 या 2 से अधिक वर्ष होती है उसे क्या कहा जाता है, बहुवर्षीय, है ना। मल्टी ईयर्स प्लांट जो होते हैं आपके, मल्टी ईयर प्लांट क्या होते हैं, मल्टी ईयर प्लांट, बहुवर्षीय पौधे, ठीक है ना। अब देखिए 1 वर्षीय पौधे में क्या क्या आ सकते हैं, जैसे आपका जो चना होता है, मटर होता है, गेहूं होता है, ये सभी किस में आएंगे, धान, मक्का, है ना, ज्वार, बाजरा, ये सभी किस में आते हैं, आपके 1 वर्षीय पौधों में आते हैं, ठीक है। द्विवर्षीय में जैसे आपका आएगा केला, केला आपका क्या होता है, द्विवर्षीय होता है। बहुवर्षीय में क्या हो जाएंगे आपके, दूब का नाम सुने होंगे, दूब घास जो होती है ना, दूब घास, दूब घास होती है, ठीक है। आपका जैसे गुलाब होगा, ठीक है, आम, आम, कटहल, नीम, ऐसे तमाम प्रकार के बहुत सारे आ सकते हैं। ये सभी आपके क्या होते हैं, ये सभी आपके होते हैं बहुवर्षीय होते हैं, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और कल हम लोग पढ़ेंगे पौधों के विभिन्न भागों की संरचना और कार्य। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।